हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योत्सना। वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है ऑक्टेट रूल एंड इट्स लिमिटेशन। प्रीवियस वीडियो में जो है मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग एक्सप्लेन किया था और उसमें एक थ्योरी आती है कोसर लेविस अप्रोच थ्योरी, उसी के अंदर आपका आता है ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो जैसे हमने जो है कोसर लेविस अप्रोच में देखा था कि कैसे जो है बॉन्डिंग होती है, सेम वही यहाँ पे जो है रूल फॉलो होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, ऑक्टेट रूल एंड उसकी कुछ लिमिटेशंस इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो कोसल एंड लेविस ने इन 1916 में जो है अपनी एक थ्योरी दी। ठीक है, ये ऑक्टेट रूल वाली ही, जिसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग भी बोलते हैं। ओके, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर इस थ्योरी की बात करें हम, तो ये थ्योरी क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, एटम कंबाइंड इधर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या मतलब है इसका कि कोई भी एटम जो है जब कंबाइन होता है तो कैसे डिफरेंट एटम्स जो हैं कैसे आपस में बॉन्डिंग बनाएंगे? या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स, अब जो उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही बॉन्डिंग करेंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे या उनकी शेयरिंग करेंगे। ओके, तो इस तरीके से जो है उनमें बॉन्डिंग होगी। दूसरा, एटम्स जो है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हमें पता है कि वो ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। अब ट्रांसफ़र किस तरीके से होगा? या तो वो गेन करेंगे, ओके, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर लूज करेंगे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर शेयर करेंगे। और इसी रूल को क्या बोला गया? ऑक्टेट रूल बोला गया। गेनिंग, लूजिंग एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज नोन एज द ऑक्टेट रूल। ओके, उसके बाद अगर मैं इस पिक्चर के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँ, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बोला गया ऑक्टेट रूल क्या है? एटम जो है गेन करेगा, लूज करेगा और शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। क्यों? क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट जो हो कंप्लीट करना है। ठीक है, एक स्टेबल स्टेट में लाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एटम ए है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये अपना जो है, ये जो आउटर मोस्ट शेल में जो ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, दिस वन, ये जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या कर रहा है? ये इस दूसरे वाले एटम को दे रहा है। ओके, ये एटम वन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको अपना ऑक्टेट करना, ऑक्टेट स्टेबल करना है, या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। अब यहाँ पे जब वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो एनर्जी जो है वो ज़्यादा लगेगी, इसलिए वो प्रेफर करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन ही लूज कर दे। ठीक है, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ओके, तो ये हो गया स्टेबल स्टेट में। एंड इस बी एटम के पास कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वाले के पास। तो इसको क्या चाहिए कि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट स्टेबल करने के लिए। तो जैसे ही इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इस बी एटम ने उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो दोनों स्टेबल बन गए। एटम ए भी स्टेबल बन गया, इसने लूज करके स्टेबल हो गया, और एटम बी जो है वो गेन करके स्टेबल हो गया। ओके, इसके पास भी अब ये भी स्टेबल स्टेट में है और ये भी स्टेबल स्टेट में है। तो यहाँ पे इसी टाइप ऑफ बॉन्डिंग को, ठीक है, मतलब जैसे ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, ए ने दिया है तो बी ने उसको गेन कर लिया है। ठीक है, इसी को बोला गया है ऑक्टेट रूल। ओके, देन अब कुछ आती हैं लेविस रिप्रेजेंटेशन। प्रीवियस में हमने देखा था कि लेविस डॉट थे, जिनमें हमने क्या देखा था कि जो भी एटम का लास्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको एज ए डॉट हम रिप्रेजेंट कर देंगे। अब वो सिंबल्स जो हैं इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं हुए, उसके बाद लेविस रिप्रेजेंटेशन आई, ये जो मैं अभी आपको करवाऊंगी, ये वाली लेविस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एंड इनको लेविस स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। अब ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं इन द अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, इससे हमें ईजिली पता लग जाता है लेविस स्ट्रक्चर जब हम किसी एटम का पढ़ते हैं, तो उससे हमें अंडरस्टैंडिंग होती है किसकी? एक तो उसकी फॉर्मेशन की। ठीक है, फॉर्मेशन मीन्स कि वो कैसे बना है,
उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है या फिर लूज किया है या फिर शेयरिंग की है। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जब बना है एटम कंबाइन करने के बाद तो उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी, उन सब चीज़ों को देखने के लिए ये जो है हेल्पफुल होते हैं लेविस रिप्रेजेंटेशन या फिर लेविस स्ट्रक्चर। तो इनको लिखने के लिए जो है कुछ स्टेप्स जो है हमें फॉलो करने पड़ते हैं वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद मैं जो एग्जाम्पल लेके बताऊंगी। जैसे इसमें फर्स्ट स्टेप होता है कि हमने जितने भी हमारे पास जो भी एटम गिवन है, ठीक है, 1 एटम गिवन है या 2 है या 3 है, मतलब इन द गिवन एग्जाम्पल, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, सभी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को टोटल कर लेना है, मतलब उनका सम कर लेना है, उनको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ही क्या है, डिटरमाइन द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल एटम्स प्लस इंक्लूडिंग एनी चार्ज। अगर किसी एटम पे प्लस चार्ज है, इस एटम का हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो देखना ही है, साथ में जो ये प्लस या फिर माइनस चार्ज है, जो जो प्लस और माइनस चार्ज होगा उसको भी हमने क्या करना है, उसको भी हमने कंसीडर करना है। ओके, जैसे एटम ए है, अगर इस पे प्लस चार्ज है तो उसको भी हम ऐड करेंगे, या फिर माइनस चार्ज है तो उसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, तो ये है फर्स्ट रूल। उसके बाद आता है सेकंड रूल। सेकंड रूल बोलता है डिटरमाइन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को हमने देखना है। अब सेंट्रल एटम हम क्या लेंगे, जो सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ पे एक्सेप्शन है, उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हम लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स वाले को लेंगे। मान लिया अगर हमारे पास क्लोरीन है, जैसे एग्जाम्पल आ जाता है आपका पास कुछ ऐसा कि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव भी और उसमें हाइड्रोजन भी है, दो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो उसमें से जो सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको लेंगे, हाइड्रोजन की प्रेफरेंस नहीं, हाइड्रोजन को प्रेफरेंस नहीं देंगे उस टाइम पे। ओके, उसके बाद थर्ड है प्लेस एटम्स एंड कनेक्ट टू बॉन्ड। हमने जो है एटम्स एंड बॉन्ड को पहले सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट किया टोटल, उसके बाद हमने जो है सेंट्रल मेटल एटम लिया, सेंट्रल एटम लिया। थर्ड क्या है, उनको सिंगल बॉन्ड्स के साथ क्या किया, कनेक्ट कर दिया। फोर्थ क्या है, उसका अब कंप्लीट करना है ऑक्टेट। अब आपने जैसे उसको सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स लगाए तो देखना है कि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ सराउंडिंग एटम्स विद लोन पेयर्स। अगर लोन पेयर्स की रिक्वायरमेंट है तो हम लोन पेयर्स लगाएंगे, अगर नहीं है तो, अगर ऐसे हो रहा है तो ऐसे करेंगे उसको। फिफ्थ है एडजस्ट फॉर सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट है, इफ सेंट्रल एटम डजेंट हैव ऑक्टेट मूव लोन पेयर्स टू मेक डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो जो भी उसके लोन पेयर्स होंगे हम उसको क्या करेंगे, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड में उसको बनाएंगे एज रिक्वायरमेंट। ओके, एंड लास्ट है फॉर्मल चार्ज। अब ये टॉपिक थोड़ा अलग हो जाता है, इस पर मैं अलग से आपको बताऊंगी कि फॉर्मल चार्ज जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो सिक्स्थ सबसे लास्ट स्टेप होता है फॉर्मल चार्ज को देखने का। वो फिर जो है डिफरेंट डिफरेंट जितने भी हमें एटम दिए गए हैं अलग अलग एटम का हम निकाल लेंगे फॉर्मल चार्ज। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है वाटर का। अगर वाटर के हम जो है लेविस स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें पता है कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। ओके, वाटर का जो फॉर्मूला है दैट इज H2O। तो H2O में क्या है हमारा जो है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है उसमें उसका कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। और यहाँ पे कितने एटम दिए गए हैं, 2 एटम्स दिए गए हैं। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन के होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को हमने देखना है। ठीक है, यहाँ पे 2 + 6 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो हो गए 8। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है दैट इज द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमने सेंट्रल एटम लेना है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन यहाँ पे लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला गया है तो हाइड्रोजन यहाँ पे एक्सेप्शन है, हम हाइड्रोजन को नहीं लेंगे सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा हमारा, सेंट्रल मेटल एटम होगा। ओके, उसके बाद हमने जो है
वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लिया हमने, सेंट्रल मेटल एटम ले लिया, सॉरी सेंट्रल एटम ले लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने कनेक्ट करना है, जैसे ऑक्सीजन के साथ हमने जो है दो हाइड्रोजन को पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड कर दिया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्या है, जैसे अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स की काउंट करूं तो 1 हाइड्रोजन के 1। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है किस स्टेट में स्टेबल हो जाता है, ड्यूप्लेट स्टेट में हो जाता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में अगर दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसका ये ड्यूप्लेट बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की बात करें तो ये स्टेबल स्टेट में आ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, यानी कि इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है इस वाले हाइड्रोजन का। अगर वैसे ही अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन के थ्रू जो है शेयर हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये दोनों स्टेबल हैं। और ऑक्सीजन कितने बना रहा है, ऑक्सीजन को 8 चाहिए टू स्टेबिलिटी लाने के लिए, तो 2 और 2 4, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 हैं, तो 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन भी जो है इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ओके। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर आ गए। अब हमें पता है कि वाटर स्ट्रक्चर 2 लोन पेयर्स ऑन द ऑक्सीजन एंड 2 सिंगल बॉन्ड्स टू हाइड्रोजन, तो इसका स्ट्रक्चर यहीं पे रहेगा। अभी हम यहाँ पे कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही स्टेबल हो चुके हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन भी जो है वो स्टेबल हो चुका है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन के पास ड्यूप्लेट कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि एक बॉन्ड जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और ऑक्सीजन के भी कंप्लीट 8 हो चुके हैं, और 2 लोन पेयर यहाँ पे आ गए। इसका ही रीज़न है कि ऑक्सीजन पे जो है 2 लोन पेयर्स होते हैं जब हम लेविस रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो ऐसे हमने बनाना है, नीचे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। जैसे ये एग्जाम्पल आ गया फ्लोरीन का, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। अगर हम फ्लोरीन की बात करें, ठीक है, फ्लोरीन में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, तो फ्लोरीन में होते हैं 9, ओके, सॉरी एटॉमिक नंबर इसका होता है 9, ठीक है। 9 में हमने किया इसके होते हैं 7 होते हैं, ओके। तो 7 होते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के। सबसे पहले हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करनी है, 7 है, और इसमें F2 है ये, ठीक है। F2 का हमने लेविस रिप्रेजेंटेशन बनानी है। तो एक फ्लोरीन के जो है 7 है, तो 2 फ्लोरीन के कितने होंगे, टोटल 14 होंगे, ओके, 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम तो हमारा इसमें यहाँ कुछ है नहीं, F और F के बीच में सिंगल बॉन्डिंग ही होगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इन 14 इलेक्ट्रॉन्स को जो है करना है। अभी हम करके देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एंड यहाँ पे अगर मैं इस फ्लोरीन को कंप्लीट करूँ तो 1 2, सॉरी ये वाला, ये मैं दोबारा बनाती हूँ आपका। जैसे फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, अगर मैं इस वाले फ्लोरीन की बात करूँ, इसके कंप्लीट करूँ, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, यहाँ पे हो गया कंप्लीट। इस फ्लोरीन की बात करूँ तो एक तो ये इसी बॉन्ड में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस वाला ये वाला भी कंप्लीट है, ओके। ये वाला भी जो फ्लोरीन है ये कंप्लीट हो गया है, अब इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। और जैसे यहाँ पे इस वाले फ्लोरीन के भी 8 कंप्लीट हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और आएगा यहाँ पे, शायद यहाँ पे मिसिंग है वो, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, मीन्स इनके बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। जब हम F2 की बात करेंगे तो क्या होंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या करना है, दोनों को स्टेबल में लाना है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। और यहाँ पे 2 2 4 2 6 7 और 8, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। और अगर इसकी बात करें तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया, ओके। ऐसे शेयरिंग हो रही है। तो फ्लोरीन और फ्लोरीन F2 का अगर हम लेविस रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर लेना है इधर, 2 2 4 5 6 7 और 8, तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया और ये वाला भी कंप्लीट हो गया,
ओके। देन उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में हमें पता है कि ऑक्सीजन में जो है ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है 8। ठीक है, तो उसकी जो वैलेंसी होती है, एटॉमिक नंबर होता है उसका 8, तो उसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, O2 का अगर हम O2 का लेविस रिप्रेजेंटेशन करके दिखाएं तो O2 एंड O2 के बीच में हमने क्या किया, पहले ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड डाला। अब हम इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। एक ऑक्सीजन के पास 6 हैं, तो दो ऑक्सीजन के पास कितने होंगे, 12 होंगे। ओके, तो हमने करना है सबसे पहले, अगर हम इनके ऑक्टेट को देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने इसको भी ऑक्टेट दे दिया। और अगर इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन जब हम इसके अगर इलेक्ट्रॉन्स काउंटिंग की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के काउंट की बात करें तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे कितने हुए, 14 इलेक्ट्रॉन्स हुए। लेकिन होने कितने चाहिए, 12 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है, अब इस डबल बॉन्ड लगाने के बाद क्या होगा, ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड लगाया है, इस डबल बॉन्ड को लगाने के बाद क्या होगा, 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे हमारे कितने हो गए, 2 डबल बॉन्ड है, यानी कि 2 डबल बॉन्ड है तो क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। एंड 1 2 3 4, अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूँ तो अभी स्टेबल हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये वाला इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अगर मैं अब काउंट करूँ इलेक्ट्रॉन्स को, टोटल इलेक्ट्रॉन्स को, तो कितने हैं देखना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, हमारे 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। और दोनों ऑक्सीजन का जो है क्या हो गया, स्टेबल भी, मतलब ऑक्टेट भी जो है क्या, वो स्टेबल हो गया। तो ऐसे हम जो है लेविस रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या आया, डबल बॉन्ड आया। ऑक्सीजन का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो डबल बॉन्ड आता है। ओके, तो ऐसे आपने लेविस रिप्रेजेंटेशन करनी है। बाकी एग्जांपल्स आपने देख लेने हैं, जैसे नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन का भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हमने टोटल नंबर्स को काउंट करना है, जितने एटम दे रखे हैं उनमें सबको टोटल कर लेना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। हमने सेंट्रल एटम को प्लेस करना है, फिर उनको सिंगल बॉन्ड में पहले लगाना है। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स को हम एडजस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है फिर बॉन्ड लग जाएंगे। ओके, अब इसमें जो है ऑक्टेट रूल की कुछ लिमिटेशंस आती हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशंस क्या थी, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, यानी यहाँ पे ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ एटम्स का जो वैलेंसी है वो बहुत ज़्यादा कम है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है लिथियम क्लोराइड का, BeCl2 का, BCl3 का, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। ओके, जैसे और भी एग्जाम्पल आ जाता है, यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है AlCl4 का। ओके, और यहाँ पे और भी एग्जाम्पल आते हैं कुछ और कंपाउंड्स के, जैसे यहाँ पे लिथियम क्लोराइड है और बेरिलियम क्लोराइड है और BCl3। इनमें क्या है, जो लिथियम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक वैलेंसी है उसकी, बेरिलियम की 2 वैलेंसी है एंड बोरोन की 3rd वैलेंसी है। अगर मैं इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ लिथियम क्लोराइड का, ओके, अगर लिथियम क्लोराइड का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या होगा, जैसे LiCl है हमारे पास। ओके, तो लिथियम में क्या है, हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन। एंड Cl क्या है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं 7। तो इसमें क्या होगा कि अगर मैं ये वाला करूँ, इस वाले में अगर बॉन्ड बनाऊँ लिथियम एंड क्लोराइड के बीच, तो इसमें जो है ड्यूप्लेट बनेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करके देखूँ, अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड भी लगाती हूँ तब भी हमारा जो है इस लिथियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। ट्रिपल बॉन्ड अगर लगाती हूँ, ठीक है, क्लोराइड के साथ,
तब भी कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, तब भी ये 6 इलेक्ट्रॉन होता है, कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा ही केस किसका है, बेरिलियम का एंड बोरोन का। तो ये क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं जिसकी वजह से इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो ये है फर्स्ट लिमिटेशन। उसके बाद आते हैं ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ओड इलेक्ट्रॉन्स मतलब इनके इलेक्ट्रॉन्स ही ओड हैं, ओड नंबर में चले जाते हैं, लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर मैं नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करूँ तो इसका जो वैलेंस, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। ठीक है, अगर इसकी वैलेंस की बात करूँ तो वैलेंसी है इसकी 5। अगर 5 प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी है 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 11 इलेक्ट्रॉन आ गए, जो कि एक ओड नंबर हो गया। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो ये जो है ऑक्टेट या तो मतलब उस स्टेबल स्टेट में नहीं आ पाएगा, 8 इवन नंबर में नहीं आएगा। ओके, जैसे अगर मैं बना के देखती हूँ एन और ऑक्सीजन का, नाइट्रिक ऑक्साइड का, NO का। ओके, तो ऑक्सीजन का हमें पता है, ऑक्सीजन में होते हैं कितने, ऑक्सीजन में होते हैं 6, और नाइट्रोजन में होते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और एक बॉन्ड, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आए इस वाले के। ओके, इस वाले के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 2 4 2 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 6 और 7, तो नाइट्रोजन का कितना आया 7। ओके, और ऑक्सीजन के कितने हो गए 8। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड भी लगाती हूँ तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब भी 9 आ रहे हैं। ठीक है, या तो 8 से कम आएंगे या फिर 8 से ज़्यादा आएंगे, तो ऐसे होगा, क्योंकि ये एक ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें एग्जाम्पल कौन से आ गए, एक तो एग्जाम्पल आ गया आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का, एंड एक एग्जाम्पल आ गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। ओके, उसके बाद थर्ड आती है इसमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 8। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्टेट जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, मतलब होनी चाहिए 8 से ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन बनेंगे। जैसे यहाँ पे PF5 के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे इसकी बात करें हम, तो यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है ना P, उसके जो है 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, क्योंकि हर एक बॉन्ड में हमें पता है कि हर एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। ओके, जैसे जैसे यहाँ पे फोस्फोरस है, इसमें जो है ये 5 बॉन्ड हैं। ओके, ऐसे 5 बॉन्ड हैं, तो हमें पता है कि हर एक बॉन्ड में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो कितने होंगे हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यानी कि ऑक्टेट जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा बन रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो है एक्सपेंडेड ऑक्टेट में आ जाता है। ऐसे ही एग्जाम्पल किसका है, SF6 का, जिसमें कितने बन रहे हैं, SF6 में बन रहे हैं 12 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आ जाता है H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का, उसमें भी जो सेंट्रल मेटल एटम है सल्फर, उसके 12 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। ठीक है, यानी कि ऑक्टेट जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी इसकी इंपॉर्टेंट, और ये आपने बहुत अच्छे से करनी है, इस पे से क्वेश्चन आ सकता है, आपको एग्जाम्पल्स में डाल के वो पूछ सकता है एग्जामिनर, या फिर सिंपली उसकी लिमिटेशंस स्टेटमेंट टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद इसकी कुछ और ड्रॉबैक्स हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि हमने जो ये पढ़ा, जो हमने जो ये लैब स्ट्रक्चर है ये देखे, ठीक है, ऑक्टेट रूल जो है हमने पढ़ा, तो ये जो है फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये स्टेबिलिटी एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बता पाया। ठीक है, इससे हमें जो है किसी भी मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी पता नहीं चलती। ओके, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और ना ही हमें क्या बता पाया, ना ही हमें बता पाया शेप ऑफ द मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी। ठीक है, हमें उसकी एक आउटलाइन पता लग जाती है, लेकिन जो प्रॉपर शेप होती है वो हम नहीं निकाल सकते। उसके बाद सेकंड क्या है पॉइंट, नोबल गैसेस जो हैं, noble gases like xenon and krypton also combine with oxygen and fluorine like these type of compounds, जैसे xenon fluoride, krypton fluoride and xenon oxofluoride।
तो ये क्या बोलते हैं कि हमें पता है जैसे कि नोबल गैसेस हम बोलते हैं कि उनका ऑक्टेट जो है कंप्लीट होता है, इसलिए वो बॉन्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टेबल स्टेट में है। फिर भी यहाँ पे कुछ नोबल गैसेस हैं जैसे कि जिनोन हो गया, क्रिप्टोन हो गया, वो कंबाइन करती हैं किसके साथ, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ, और बॉन्डिंग करके बनाती हैं कंपाउंड XCF2 बना दिया। ठीक है, जिनोन फ्लोराइड बना दिया, क्रिप्टोन फ्लोराइड बना दिया, एंड जिनोन ऑक्सो फ्लोराइड बना दिया। मतलब ये भी एक्सेप्शन हो गया कि नोबल गैसेस का तो ऑक्टेट कंप्लीट है फिर भी वो बॉन्डिंग कर रही हैं। ओके, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि वो स्टेबल होती है इसलिए उनको बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये क्या है, कुछ ड्रॉबैक्स हैं इसकी ऑक्टेट रूल की। ओके, तो ये था आपका सारा ऑक्टेट रूल एंड उसकी लिमिटेशंस। तो ये आपको अच्छे से करना है और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत, तो इसको अच्छे से कीजिए। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियोस आती हैं वो आप तक पहुंच जाएं। सो थैंक यू सो मच।